कौन कहता है फिजिक्स बहुत हार्ड टेंशन नहीं लेने का जब है पांडे जी का साथ, पांडे जी का साथ, पांडे जी का साथ। दिस इज हरिओम पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 बाय पांडे जी पर। आज की शुरुआत हम लोग करेंगे एक बेहतरीन मोटिवेशनल शायरी के साथ, ताकि आपके अंदर एक जुनून आए और पढ़ने की इच्छा आए और आप पूरे एंड तक इस लेक्चर को बड़े आराम से और बड़े प्यार से देख सकें। एक परिंदा कहता है कि खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी तो और उड़ान बाकी है। मंजिल जमीन नहीं है मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझ ए नादां, जितनी गहराई अंदर है अभी तो बाहर उतना तूफान बाकी है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा, हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द बेसिक टाइप्स ऑफ चार्जेस। देन हमने क्या पढ़ा कि सिंपल मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ चार्जेस कि व्हाट इज रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। बहुत बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पर कहीं ना कहीं एक बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इससे ही हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर है? खुद सोच के देखिए। लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की बात करूं, तो इनके पास क्या है? क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? These are the only intrinsic property, internal properties of fundamental particle. That means what? It has no any particular direction कि इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करेगा या प्रोटॉन ऑलवेज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज व्हाट? दिस इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब एज मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, एज वी नो वेरी वेल, हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, दैट इज मास m इज इक्वल्स टू m नॉट 1/1 माइनस रूट में v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। व्हाट इज m नॉट हियर? दिस इज द रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो उस मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? m नॉट से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स, और व्हाट इज c हियर? Speed of light. This is what? This is the speed of light. Or this is the, what is v here? This is the velocity of charge. That means we know very well if the velocity of charge is comparable to the speed of light. That means what? कि जब चार्ज स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव करता है तो वहां पर मास चेंज होता है एज वेरिएशन इन वेलोसिटी। बट अगर वेलोसिटी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है, दैट मीन्स हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर मास में जो चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट देयर इज नो एनी क्राइटेरिया फॉर चार्ज दैट चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। दैट मीन्स व्हाट? कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है जैसा कि मास डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? चलिए, और हम क्या देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे चार्जेस है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरी बॉडी पर नेट टोटल चार्ज कितना है, तो क्या हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं? या बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम ऐड कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी हम सिंपल लिख सकते हैं कि चार्ज हैज एडिटिव नेचर, चार्ज हैज एडिटिव नेचर। you can simply add the number of charges through its additive nature. अब as we know about the conservation of energy, that means what? कि ओवरऑल नेट एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए कंजर्व होती है जब बॉडी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर काम करती है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। क्या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, सपोज मेरे पास चार्ज 10 कूलम है,
अब कुछ भी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, वेदर कंडीशंस चेंज होती है, कुछ भी क्राइटेरिया चेंज होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, तो क्या ये मेरा जो टोटल चार्ज 10 कूलम है, क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या जवाब आना चाहिए स्टूडेंट्स आपका? सोच के देखिए, क्या ये 10 कूलम चार्ज, सपोज मैं अभी इस दुनिया में आया हूं, मैंने जन्म लिया है, अब मैं धीरे 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 ग्रोन अप हो रहा हूं, तो क्या चार्जेस में भी चेंज आता जाएगा? ये मेरे पास बचपन में अगर 10 कूलम है, जब बुढ़ापे में मरूंगा क्या जब भी 10 कूलम रहेगा? आप सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है? या बिल्कुल पॉसिबल, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम. एस आई टेल यू हियर कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. अगर आप नए हैं, आप 12th क्लास में, 11th में आप थे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इन 3 सिस्टम्स के बारे में. फर्स्ट सिस्टम इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मीन्स क्या होता है कि वहां पर जो भी चीजें, हम बेसिकली 2 चीजों पर सिस्टम्स को डिफरेंशिएट करते हैं. पहला होता है मास और दूसरी होती है एनर्जी. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक कप ऑफ टी है, सिंपल वो कप ऑफ टी है आपके पास, वो कप ऑफ टी आप क्या कर देते हैं, एक ओपन ग्राउंड में टेबल पे रख देते हैं. बाकी कुछ भी क्राइटेरिया वहां पर फॉलो नहीं किया गया. जब उस आप ओपन ग्राउंड में उस टेबल पर उस कप ऑफ टी को रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे, सपोज आपने फुल कप लिया है, फुल कप उसमें टी भर रखी है आपने, तो उसके बाद आप क्या देंगे, कुछ देर बाद थोड़ा सा उसका टी का लेवल भी कम हो जाएगा और जो उसका टेम्परेचर था उस टी का वो भी चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? जो लेवल कम हुआ दैट मीन्स मास चेंज हुआ, और टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब है उसकी एनर्जी में भी चेंज हुआ. एज इट इज, अगर उस कप ऑफ टी पर आप थोड़ा सा कोई कैप रख दे उसको कवर करने के लिए, फिर उसी ओपन ग्राउंड में उसी टेबल पर आप उस टी को रखें, तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर तो चेंज हुआ वहां पर, बट एक्चुअली जो लेवल था उसका टी का, वो कोई चेंज, कुछ भी चेंज उसमें नहीं आया. दैट मीन्स व्हाट? कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है बट मास में कोई चेंज नहीं हुआ. दैट इज नोन एज द क्लोज्ड सिस्टम. जो पहला हमने पार्ट लिया था बिल्कुल ओपनली, वो ओपन सिस्टम था, मास भी ट्रांसफर हुआ और एनर्जी भी. दूसरे में हमने कैप रख दिया उस कप ऑफ टी पर, तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर नहीं हुआ, उसे बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम. थर्ड सिस्टम आता है जो यहां पर हम यूज करेंगे, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. अब क्या करें हम लोग, उस कप ऑफ टी को, आपने देखा होगा थर्मोफ्लास्क होता है, उसके अंदर आप टी को डालेंगे तो क्या देखते हैं, उसकी लिमिटेशंस होती है, जो भी 3, 4, 5, 6 घंटे की लिमिटेशंस होती है. आप देखेंगे उस कप ऑफ टी के जो लेवल ऑफ टी होता है उसमें भी कुछ चेंज नहीं आता, और जो टेम्परेचर होता है वो एज इट इज होता है जैसे आपने रखा था एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए. यानी वहां पर हम देख पा रहे हैं कि वो जो सिस्टम है उसमें ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है उस सिस्टम में और इन्वायरमेंट में, ना एनर्जी ट्रांसफर हुई. तो दैट इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ये डिफाइन की जाती है ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम्स. ये ऐसा मान लो कि कोई ऐसा साधु बाबा आदर्श साधु संत जिसका दुनिया से कोई मतलब, अपनी जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी आसपास की सोसाइटी से, ना वो किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, ना वो किसी से कुछ गेन कर रहा है. तो सिस्टम, वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा. ठीक है, तो यहां पर हम समझ सकते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी हो किसके लिए वैलिड है, क्या बोला जाता है इस स्टेटमेंट के अंदर, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर, कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी चेंज्ड. दैट मींस व्हाट? इज ऑलवेज कंजर्व्ड. यू कैन राइट हियर द नेट चार्ज, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, of an isolated body or system is always conserved. तो आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसके लिए डिफाइन किया गया, ओनली फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडीज के लिए डिफाइन किया गया. क्लियर? चलिए फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी छोटा सा सिस्टम है. यहाँ पर सपोज वी कंसीडर हियर 4 पॉइंट्स in this board A, B, C, D. You can consider here, suppose this point has 10 microcoulomb charge, this point has -4 microcoulomb charge, this point has suppose 1 microcoulomb charge, it has like 5 microcoulomb charge. हम बात कर रहे हैं इनिशियली कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम है, मैंने आपसे बोला कि आइसोलेटेड सिस्टम है या आइसोलेटेड बॉडी. अब मैंने इसमें 4 पार्टिकल्स कंसीडर किए
और 4 पार्टिकल्स पर ABCD पर मैंने नंबर ऑफ चार्जेस को कंसीडर कर लिया। अब मैं बात करूं कि सिस्टम का इनिशियल टोटल चार्ज कितना है। इनिशियल टोटल चार्ज, you can simply add off them due to the additive property of charge, like this is 10, ठीक है, with sign you apply with sign, -4 plus 1 plus 10, what is the total? Plus 5, sorry, this is plus 5. Now what is the total charge here? 6 plus 1 7 plus 5, and that is 12 microcoulomb. अब हम मान लेते हैं कि ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, सपोज कुछ ऐसा हो गया कि अब फाइनली हम ले लेते हैं, फाइनली, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा हो गया इसी सिस्टम पर, जो पॉइंट ए था इस पे चार्ज हो जाता है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और जो पॉइंट बी था इस पे चार्ज हो जाता है -3 माइक्रोकूलम, पॉइंट डी था इस पे चार्ज हो जाता है सपोज 7 माइक्रोकूलम. Now I'm asking the charge on point C, that is QC. तो मैंने आपसे पूछा कि अब फाइनली C पॉइंट पर चार्ज कितना होगा. मैंने इसके आगे क्या टैग लगाया था कि दिस इज आइसोलेटेड बॉडी. दैट मीन्स व्हाट, कि फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. मीन्स एक इंडिविजुअल चार्ज तो चेंज हो सकता है बट नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कभी भी चेंज नहीं हो सकता. यानी जो इनिशियल टोटल चार्ज था वही फाइनली भी टोटल चार्ज होना चाहिए. और इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? 12 माइक्रोकूलम. तो फाइनली भी सबका चार्ज ऐड करके कितना आना चाहिए? 12 माइक्रोकूलम. सिंपली यू कैन ऐड ऑफ देम. तो 4 -3 प्लस QC प्लस 7, दिस मस्ट बी इज इक्वल्स टू 12. तो 4 -3 प्लस 1 यानी 8. तो QC प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12 और QC इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम. तो आई थिंक आप बड़े आराम से, बड़े अच्छे समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर? चलिए आप इसको पोज करके स्क्रीन को आराम से नोट कर सकते हैं. फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए ठीक है. Now we will move to the next property of charge. That is very very important property. ठीक है? That is quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. What do you mean by quantization? Quantization is made up of quanta word. एक क्वांटा वर्ड होता है. क्वांटा वर्ड मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट नेचर. जैसे क्वांटम फिजिक्स है, बहुत स्मॉलेस्ट नेचर को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है ना, बहुत माइक्रो लेवल पे फिजिक्स मानी जाती है. ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटा जब भी वर्ड आ जाए, क्वांटाइजेशन जब भी आ जाए तो समझ जाए हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे पार्टिकल की. यहाँ पर हम बात करते हैं चार्जेस की. तो क्वांटाइजेशन यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करे, यानी चार्जों में भी, चार्जेस में भी सबसे छोटा चार्ज जो होता है उसे क्वांटाइजेशन बोला जाएगा. और according to the NCERT, the smallest charge is still an electron. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को माना गया जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल माना जाता है, सबसे लाइट चार्ज पार्टिकल. हाँ, अभी रिसर्च में क्वार्क भी अवेलेबल है कि क्वार्क पे देखा जा रहा है, अभी कोई थियोरेटिकली प्रूफ नहीं हुआ है पर उसे देखा जा रहा है एक्सपेरिमेंटली कि उस पे चार्ज 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. बट अभी स्टिल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है. तो जो क्वांटाइजेशन टर्म है वो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली डिफाइन की गई है. ठीक है, अब क्या बोला जाता है क्वांटम में? अब मैंने क्या बोला कि सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन. क्या टैग लगाया? ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटा. अब जिसके आगे लग गया, जैसे मैं बोलूं कि मैं दुनिया में सबसे लंबा हूं, दैट मीन्स व्हाट, कि मेरे से लंबा कोई और है ही. मैंने आपसे बोला कि कोई दुनिया में सबसे छोटा है, तो इसका मीन्स उससे छोटा कोई है नहीं, उसे और छोटा नहीं कर सकते. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटा चार्ज है तो उसे और छोटा करना, और छोटा मीन्स हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करना या इस फॉर्म में ट्रांसफर होना उस इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पॉसिबल नहीं है. तो सिंपल यू कैन से कि द टोटल चार्ज transferred from one body to another body is always integral multiple of charge of an electron. ठीक है, तो quantization of charge, what is this? कि
जो भी टोटल चार्ज होता है, ठीक है ना, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और चार्ज transferred from one body to another body, from one body to another body is always, ठीक है, is always integral multiple of charge of an electron, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल वर्ड है ये क्या डिसाइड कर रहा है, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 इसके मल्टीपल में ही किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसी के मल्टीपल में ही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। सिंपल, अगर मैं बात करूं कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज लेट कर लेते हैं, दैट इज Q, and number of electrons, suppose we have number of electrons, that is n, and charge of an electron क्या होता है, charge of an electron उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल E से। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, we can write Q is equals to plus minus n, means it is applicable for positive or as well as negative charges. Is that clear? So what is Q? That is total charge on a body or being transferred from one body to another body, number of electrons, और this is the charge of an electron। और जो यहाँ पर ये E की वैल्यू होती है, what is E here? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर 100%? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम एक सिंपल सा एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। Suppose simply we have two spheres A and B, ठीक है। Suppose this sphere has initially charge QA, clear? Suppose this is 4.8 or 10 to the power minus 16 coulomb, and this sphere has charge QB, initial charge QB, and this is what? Suppose this is 1.6 or 10 to the power minus 16 coulomb। इनिशियल चार्जेस, ठीक है। सपोज ये दोनों के दोनों हमारे पास जो चार्जेस दिए हुए हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं, वो चार्जेस आर नेगेटिव, दोनों पर नेगेटिव। इसके पास भी एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपसे बोला गया बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों कैसे हैं, ये आइडेंटिकल है, कंडक्टिंग है और दोनों आइडेंटिकल है। दैट मींस दोनों का साइज बिल्कुल सेम, साइज एंड शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नाउ बोथ स्फीयर्स आर कनेक्टेड, both spheres are connected through a metallic wire, ठीक है। And after some time, ठीक है, या डायरेक्टली यू कैन फाइंड फाइनल चार्जेस। अब आप कनेक्ट कर देंगे, फाइंड number of electrons transferred, ठीक है, फ्रॉम A to B और B to A। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको ये भी पता करना है, इसमें ये भी फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स A to B में जाएंगे या B to E में जाएंगे। दैट मीन्स कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स A to B में गए या B to A में गए, कर सकते हैं फाइंड।
सबसे पहले ये सोचिए, देखो जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, फर्स्ट थिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट टॉपिक। सोचो ध्यान से, कितने स्पेस दिए गए, दोनों कंडक्टिंग है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों पर इनिशियल चार्जेस अलग अलग है। चार्जेस अलग अलग, दैट मीन्स व्हाट, साइज सेम, रेडियस सेम, चार्जेस अलग अलग। दैट मीन्स जो एक टर्म बताई थी आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक, तो आप सोच के देखिए क्या वो टर्म थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और रेडियस पे। किसी भी एक पर्टिकुलर स्फीयर के लिए तो रेडियस सेम बट चार्ज अलग है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनिशियल दोनों स्फीयर्स पे कैसा है, डिफरेंट है। और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया, एक मेटालिक वायर से। तो ये किसकी याद दिला रहा है, सोचो सोचो सोचो, किसकी याद दिला रहा है आपको, ये याद दिला रहा है आपको कंडक्शन की, कि जब दो स्फीयर्स हो, दोनों कंडक्टिंग हो, आइडेंटिकल हो, दोनों पर इनिशियल चार्जेस कुछ दिए हों, तो दोनों पर इनिशियल पोटेंशियल अलग अलग होता है। दैट मीन्स कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और खत्म कब होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल सेम होने के बाद दोनों पर जो फाइनल चार्जेस आते हैं, आपको मैंने बड़ा अच्छे से सिखाए थे, याद करो, फॉर्मूला भी बताया था, जोड़ डालो दिमाग पे, क्या फॉर्मूला बताया था, या नहीं याद आया तो मैं बता दूं, Q1 + Q2/2। पर कब, जब दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों आइडेंटिकल दिए हुए, तो सिंपली यानी हम लिख सकते हैं, हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बड़े आराम से, कि फाइनल चार्जेस ऑन बोथ स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, फाइनल चार्जेस ऑन बोथ स्फीयर्स आफ्टर कंडक्शन। किसके बाद की हम बात कर रहे हैं, कंडक्शन होने के बाद, तो कितने हो जाएंगे, सपोज इस पे जो हो गया वो हो जाएगा स्फीयर ए पर, वो QA' हो गया, राइट, ठीक है। तो QA' इज व्हाट, -4.8 -1.6/2। मैंने आपको बताया था कि आपको साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। तो दोनों का साइन यूज करके पुट करोगे यहाँ पर। तो 4.8 और 1.6 कितना हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी सोचो फटाफट, 6.4/2, दैट विल बी -3.2 10⁻⁻16 कूलम। इज दैट क्लियर 100%? एज इट इज सिमिलरली अगर हम स्फीयर बी की बात करें, तो स्फीयर बी पर भी अगर हम चार्ज को लैट कर ले QB', दैट इज अगेन 4.8 -1.6/2 और -10⁻⁻16। अगेन दिस इज -3.2 10⁻⁻16 कूलम। तो दोनों पे फाइनल चार्जेस क्लियर हुआ 100%। क्यों लगाया मैंने ये वाला फॉर्मूला, याद आया, ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। अब आगे ध्यान से देखते हैं, इस पे इनिशियल नेगेटिव चार्ज कितना था, -4.8, अब कितना हो गया, -3.8। तो नेगेटिव में ये वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, सोचो सोचो, अरे सोच कह रहे हो भाई, डायरेक्ट दिख तो रहा है, -4.8 -3.2, तो नेगेटिव में ये वैल्यू क्या हुई, कम हुई। पर यहां ध्यान दो, बी के पास इस पे कितना था, -1.6, बट अब कितना हो गया जनाब के पास, -3.2, हो ये तो बढ़ गया। दैट मीन्स व्हाट, कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। इज दैट क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहां से कहां हुए, फ्रॉम ए टू बी ट्रांसफर हुए, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया और इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को और इसने लूज किया। तो एक बात क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कहां से कहां ट्रांसफर हुए स्टूडेंट्स, फ्रॉम ए टू बी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो इसको निकालने के 2 से 3 मेथड्स हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है। या तो आप इनिशियल निकाल लीजिए कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके चार्ज से Q = Ne लगाकर यहां से निकाल लीजिए फाइनली कितने हो गए, उनको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हम एज इट इज कर लेते हैं, ठीक है। या इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, इनिशियली कितने हैं, अब फाइनली कितने हो गए, तो उसको डिफरेंस कैलकुलेट करो, वहां से भी समझ आया कि इसने, क्योंकि आप दोनों निकाल सकते हो कि इसने लूज कितने किए या इसने गेन कितने किए, कि जितना ये लूज कर रहा है उतना ही ये गेन कर रहा है। तो दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑन ए पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कर सकते हैं कैलकुलेट आप। सपोज उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, तो एन ए हो जाएगा क्यू ए अपॉन ई। हमने फॉर्मूला लिखा था क्यू इज इक्वल्स टू एन ए, याद है? तो एन इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई, तो एन ए विल बी -4.8 और -16 और -1.6 और -19। तो आई थिंक ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 16 और ये 19, तो 10⁻³ बचेगा। दैट मीन्स Na इज 3000। रुकिए एक सेकेंड, ध्यान से देखिए, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेम एज इट इज बात करें, ठीक है, कि फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए आफ्टर कंडक्शन। सपोज दिस इज Na डैश, तो Na डैश विल बी Qa डैश अपॉन E। तो Na डैश की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, जल्दी देखें ध्यान से। फाइनल कितना है 3.2 -16 और -1.6 और -19, दैट इज 3 यानी 2000। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि इनिशियल कितने थे 3000, फाइनल कितने हैं 2000। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम ए टू बी, यू कैन सिंपली रिप्लाई दैट इज 3000 माइनस 2000, दैट इज 1000। क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का? तो फटाफट नोट करें इस पूरे को ध्यान से, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगर इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, सिंपल सा, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ, और हुआ तो किसका मास डिक्रीज हुआ और किसका मास इंक्रीज हुआ? तो क्या मास भी ट्रांसफर हो सकता है? आपका क्या जवाब होना चाहिए, सोचिए सोचिए सोच लिया? चलो मैं बता देता हूं, मास भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि कॉमन सेंस मैंने आपको पहले बताया था जब आपको रबिंग कंडक्शन पढ़ा रहा था, कि जब एक बॉडी को, मैं एक बॉडी हूं, मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसमें से मान लो आउट ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को छोड़ के भाग गए, तो क्या अपने साथ अपना मास भी लेके गए? रिप्लाई क्या आना चाहिए, यस लेके गए। तो जब ए इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए, ए टू बी, तो ए ने लूज किया और इसने गेन किया, तो इसने जब लूज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स गए कितने गए 1000, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ क्या लेके गए, मास भी तो लेकर गए। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लिया जाए कि टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो बी टू ए तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने जवाब क्या दिया, ए टू बी जा रहा है चार्ज, तो मास भी कहां से कहां जाएगा, ए टू बी ट्रांसफर होगा, पर कितना होगा? तो सिंपल आप लिख सकते हैं, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसी में अगर मैं सेकंड पार्ट बना लेता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसी में अगर हम सेकंड पार्ट बना लें इस क्वेश्चन का, कि टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, उसे आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, जैसे चार्ज को लिखा था Q इज इक्वल्स टू N इनटू E, तो अगर मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 3000 माइनस 2000, दैट इज 1000। सिंपल, यू कैन रिप्लाई 1000 इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो मास आप लिख सकते हैं जो ट्रांसफर हुआ, तो 1000 इंटू 9.1 टेंस टू द पावर -31, तो ये कितना हो जाएगा 9.1 और टेंस टू द पावर 31 टेंस टू द पावर 3, तो आई थिंक कितना बचेगा 28 kg। तो ये वो मास है जो टोटल कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम ए टू बी। तो क्या एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है कि कुछ भी पूछ ले कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और ए टू बी में गए या बी टू ए में गए, या कितना मास गया, किसने लूज किया, किसने गेन किया, सारी बातें क्लियर? अगर जवाब आ जाए हाँ, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर मुझे यहाँ डाउट था, सर प्लीज मेरे को क्लेरिफाई कीजिए, टेंशन ना ले, आई विल हेल्प यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक आपको बहुत मेन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, कंजर्वेशन होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन होता है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई, आई थिंक समझ में आ गया सभी को।
चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है और बहुत बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कहा जाता है इस टॉपिक के बारे में कि पूरी 12th में अगर बच्चा कुछ भी भूल जाए, पर कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है बच्चा कभी नहीं भूलता है अगर उसे दिल से पढ़ ले। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ से जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इसी के रिगार्डिंग, इसी के सिमिलर ग्रेविटेशन 11th क्लास का चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है, जैसा ये कूलम्ब्स लॉ है वैसा ही न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ भी है, जो दो बॉडीज के बीच के मास को मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? हमें सिंपल पता है इस प्रकृति का नियम क्या है, रूल ऑफ नेचर क्या है। अगर दो सिमिलर चार्जेस, दो लाइक चार्जेस हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वो रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। हम सबको पता है कॉमन सेंस का यूज करके, बट वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और किस फोर्स से रिपेल करेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, ये हमें कहां से पता चली? वो इनकी देन है, इस महान इंसान की वो देन है। चलिए समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ इज व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये कहां से पता चलती है? कूलम्ब्स लॉ से। सपोज वी हैव टू, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। मैंने क्या बोला? 2 पॉइंट चार्जेस, नॉट 2 चार्जेस। आई अगेन रिपीट, 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर? यानी ये एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। सपोज वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज Q1, another one is Q2. We have 2 point charges and both point charges are placed at separation small r. ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है ये लॉ? सिंपल, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point charges, between 2 point charges, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वो फोर्स सपोज F है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। क्लियर? एंड inversely proportional to the square of the distance, between both charges, यानी जो फोर्स होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दैट क्लियर? आई थिंक सो। आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। सिंपल। नहीं, हम अगर दोनों कंबाइन करें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन सिंपली राइट कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ सिंपल प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म का जन्म होता है इस दुनिया में। तो यहाँ पर भी जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म का जन्म होगा, और उस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली रिप्रेजेंट कि दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। We are talking about the magnitude of this force only. We are not talking about the direction of this force. ठीक है, हम जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे। मतलब हम सिंपल इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर Q1 का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, Q2 का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, और R का भी सिर्फ क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाकर हमने क्या यूज किया? K यूज किया। What is K here? What is K here? So you can write simply where
k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. The value of k is 9 into 10 to the power 9. Clear? What is epsilon naught? epsilon naught को हम बोलते हैं permittivity. Permittivity of free space. Free space means vacuum. That is 8.85 10 to the power minus 12. Clear हुआ? तो इसके इज अ कांस्टेंट टर्म और विच द वैल्यू ऑफ के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट और द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट इंडिविजुअली? यू नो 4 पाई. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 8.85 10 to the power minus 12. अब नाउ जस्ट फोकस. मैंने क्या बोला कि ये परमिटिविटी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फ्री स्पेस इज व्हाट? इज लाइक अ मीडियम, इज इट? यानी दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द मीडियम दैट इज ओनली फ्री स्पेस. यानी हम अगर बात करें कि ये जो हमने सारा फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला कब बनाया है? यहां पर हम सिंपल याद रख सकते हैं व्हेन द मीडियम between Q1 and Q2 is free space. Free space means vacuum. That is vacuum. Clear हो स्टूडेंट्स? अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि फोर्स कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड करता है. ऐसा ये थोड़ा कंसेप्चुअली अच्छा टॉपिक है, इसको आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल इतना समझ लें कि हमने क्या करा है कि जब ये फ्री स्पेस में है यानी वैक्यूम के अंदर है तो यहां पर जो फोर्स है वो ये आएगा और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एप्सिलॉन नॉट की. ये फ्री स्पेस की बात होगी. इज दैट क्लियर? 100%. नोट डाउन फास्ट. स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं. ठीक है. अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा? टेंशन ना लें, ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो आगे जो आने वाला वक्त होगा वो आपको इस बात का जवाब जरूर दे के जाएगा. टेंशन ना लें. यू आर ऑन द फिजिक्स 2.0 बाय पांडे जी, तो टेंशन ना लेने का. ठीक है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ये बेसिक क्लियर हुआ. What is the according to Coulomb's law, what is the force between 2 point charges? This is F is equals to K Q1 Q2 by R square, directly proportional to the product of the magnitude of both charges and inversely proportional to the square of the distance between the both point charges. This is Coulomb's law. Clear? और कांस्टेंट टर्म k है और k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू 9 into 10 to the power 9 और एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी. थोड़ा सा मैं अपने टर्म्स में परमिटिविटी को थोड़ा सा डिफाइन करूं. ये मैं सिर्फ अपने बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड कर, मतलब आपको समझा रहा हूँ. किसी बुक वगैरह में ऐसा कोई मेंशन नहीं. समझने के लिए कि व्हाट इज परमिटिविटी. परमिटिविटी को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें 2 वर्ड्स में, परमिटिविटी यानी परमी मतलब परमिशन और परमिटिविटी मीन्स रेजिस्टिविटी यानी परमिशन ऑफ रेजिस्टिविटी. यानी ये टर्म एक ऐसी टर्म है जो परमिट करती है. परमिट मतलब अलाउ करती है किसी एक मीडियम को कि वो रेजिस्ट करे. किसको रेजिस्ट करे? अपोज करे द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज. यानी दैट मीन्स व्हाट? अगर हम फ्री स्पेस से किसी और मीडियम में जाते हैं तो जो फोर्स होगा, नेट फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच का, वो क्या होगा? रेजिस्ट करेगा. यानी वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा. एग्जैक्टली वो हम आगे पढ़ेंगे. तो परमिटिविटी मींस एक ऐसे परमिशन है, एक ऐसे परमिट है जो अलाउ करता है मीडियम को कि वो दोनों के बीच के फोर्स को अपोज करे, पहले की कंपैरिजन उसको रेजिस्ट करे, जिससे फोर्स क्या हो जाए? कम हो जाए. दैट इज द परमिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम. क्लियर सबको अच्छे से? अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब हम इस कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में. किस फॉर्म में पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म में. सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो आई होप आप सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा. बोर हो रहे हैं क्या दोस्तों? ये जो आपका जीवन में जो ये पल आप दे रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये पल एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है.
कहते हैं ना कि इंटरेस्ट किसी भी बात में जब तक नहीं आता जब तक उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। आई होप हो सकता है आपको फिजिक्स अच्छी ना लगती हो, पर एक बात सोच के देखिए आखिरकार आप फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? मजबूरी है 12th पास करनी है या आगे भी कुछ करना है? अगर आपको आगे कुछ करना है तो आपको थोरली बिल्कुल लगन से फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर आप आदत डालेंगे ना तो दोस्तों हर चीज़ आदत बन जाती है। तो फिजिक्स भी जब तक आदत नहीं बनती कोशिश करें, जब आदत बन जाएगी टेंशन नहीं लेने का, और मैं तो यहाँ खड़े हूँ। ठीक है, चलिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये थोड़ा सा, अगर आप 11th में थोड़ा सा प्रॉपर पढ़ा है अपने वेक्टर चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी टर्म को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज मैंने आपसे बोला कि ए कोई वेक्टर है, ए इज व्हाट अ वेक्टर टर्म। ठीक है, तो किसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? सिंपली कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मोड ऑफ ए वेक्टर एंड ए कैप इज व्हाट, किसी भी वेक्टर को, वेक्टर मीन्स व्हाट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज है लाइक ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसको फॉलो करता हो तो वो क्वांटिटी डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। क्लियर? तो कोई भी वेक्टर जब टर्म आ जाए तो याद रखना कॉमन सी बात की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने वेक्टर, ये तो वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पर क्या लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो टोपी सी नजर आ रही है इसे बोलते हैं ए कैप। कैप मीन्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर। तो दिस ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज व्हाट, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है, और इट रिप्रेजेंट्स स्पेशली द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, आई रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड के रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन अलोंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, फोर्स, तो फोर्स को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस फोर्स का यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए तो हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज origin. Suppose we have a one charge q1 here, we have another charge q2 here. ठीक है, and the position vector of q1, suppose this point is a and this point is b. ठीक है, so suppose this is r1 vector or this is r2 vector. Clear? or this will be suppose r vector. देख सकते हैं ऐसे। तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी जो OA वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, OB वेक्टर है वो सिंपल r2 वेक्टर है, और जो AB वेक्टर होगा दैट इज OB माइनस OA, दैट विल बी r वेक्टर। यानी यू कैन सिंपल कि यहाँ पर जो OA वेक्टर है दिस इज r1 वेक्टर, और जो OB वेक्टर है यू कैन राइट r2 वेक्टर, और जो AB वेक्टर है this represents r vector, that will be OB vector minus OA vector. So AB vector is equals to, and simply you can write r vector is equals to r2 vector minus r1 vector. क्लियर हो गया अच्छे से? और कॉमन सेंस हमने लेट करा कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 Q2 को नीचे की तरफ रिपेल कर रहा होगा और Q2 Q1 को ऊपर की तरफ। हम आगे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर सबके साथ में? r वेक्टर r2 माइनस r1 वेक्टर। अब हमें सिंपल फोर्स को लिखना है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को? बड़े आराम से F वेक्टर क्या आ जाएगा, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यू कैन सिंपली राइट द यूनिट वेक्टर दैट इज R वेक्टर यानी R कैप हियर। क्लियर? चलिए तो F वेक्टर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, और यहां पर आप मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, सिंपल R वेक्टर के कैप का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, R कैप। द सिंपल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं आप अगर करना चाहें, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R कैप R वेक्टर स्क्वायर। सिंपल लिख सकते हैं मोड ऑफ R वेक्टर स्क्वायर। R कैप को अगर हम यहां से A कैप की वैल्यू अगर फाइंड करें दैट इज A वेक्टर अपॉन
मोड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल आर कैप को यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आर कैप को भी आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसा। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 q1 q2 मोड ऑफ आर वेक्टर की होल क्यूब और यहां पर सिंपल आर वेक्टर, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सबकी समझ में आया, यहाँ पर हमने आर कैप को चेंज कर दिया है, ठीक है। और आर कैप को हम जैसे यहाँ पे ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, जैसे आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मोड ये होल क्यूब, दिस इज आर वेक्टर। क्लियर सभी को। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और पुट कर देते हैं यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वी गेट हियर कि 1/4πε0 q1 q2 और दिस इज मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होल क्यूब और दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो दिस इज कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए पढ़ा है। आगे हम प्रोसीड करेंगे कि जब हम अनदर मीडियम में एंटर करेंगे तो इस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ तक बेसिक क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सिंपल कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, सिंपल इन नॉर्मल फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। इसको पॉज करके आप स्क्रीन को नोट कर सकते हैं। और आने वाले लेक्चर में दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि अब हम बहुत कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं कि सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इनके थ्रू सिंपल एक फॉर्मूले के बेसिस पर हम कितने सारे क्वेश्चंस को, कितने टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, या आपको आगे की वीडियोस में सिर्फ ओनली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस नजर आने वाले हैं, कि बेसिक थ्योरी पार्ट हमने कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।